तो ये जो सेशन आपका है, हर स्पेशल सेशन में कुछ MCQs की हेल्प से इंडियन पॉलिटी का जो सिलेबस है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये क्लास आपकी हर शनिवार को, सैटरडे को होगी एज अ स्पेशल सेशन, और इसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, MCQs रहेंगे, उनको सॉल्व भी करेंगे, और मीनवाइल सॉल्व करते समय उसको हम लोग क्या कर लेंगे, उन टॉपिक्स को क्लियरली अंडरस्टैंड भी कर लेंगे। ठीक, आइए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, दिख रहा है? आप देखिए, दिख रहा है? हाँ हाँ, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, इनमें से कौन से कथन सही हैं, कौन से स्टेटमेंट्स जो लिखे हैं वो सही हैं, और 4 ऑप्शन हैं A, B, C और D। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जो विधानसभाएं होती हैं वो कोई भी एक विधेयक, बिल या एक प्रस्ताव इनिशिएट कर सकती हैं, पेश कर सकती हैं। क्या करने के लिए? संविधान का संशोधन करने के लिए, फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स द विधानसभा कैन इनिशिएट एनी बिल और प्रपोजल फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला स्टेटमेंट ये। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम फ्रेम विद इन विच स्टेट लेजिस्लेचर्स कुड रेटिफाई और रिजेक्ट एंड अमेंडमेंट सबमिटेड टू देम। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि संविधान में कहीं कोई डेडलाइन नहीं लिखी है, कोई समय सीमा नहीं लिखी है, जिसके तहत जो विधानसभा है उनके पास अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भेजा गया है सेंटर द्वारा, याद करिए कुछ ऐसे केसेस बताए थे मैंने आपको मेजॉरिटी वाली क्लास में, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा जब वो कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करते हैं जिससे देश का संघवाद चेंज होने वाला है, फेडरल स्ट्रक्चर इफेक्ट होने वाला है, इन दैट केस हाँ स्पेशल मेजॉरिटी तो होगी ही, लेकिन उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के बाद वो बिल कहाँ जाएगा? हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास जाएगा, विधानसभाओं के पास जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चेंज लाने वाले संविधान में जिससे सेंटर स्टेट रिलेशंस प्रभावित होने वाले हैं, इफेक्टिव होने वाले हैं। बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा नियम अगर सेंटर बनाना चाहता है जिसमें वो संविधान में चेंज करना चाहता है, और उस चेंज के द्वारा सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस हैं, जैसे कि फाइनेंशियल रिलेशंस, वित्तीय संबंध, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, ठीक है, मतलब जहाँ सेंटर स्टेट की पावर को कम ज़्यादा करना चाह रहा है, तो ऐसे केस में सेंटर को उस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ प्रेसिडेंट के पास वो बिल साइन होने के लिए नहीं जाएगा। अब वो संवैधानिक संशोधन विधेयक कहाँ चला जाएगा? हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इट विल गो डायरेक्टली टू द स्टेट लेजिस्लेचर्स, विधानसभाओं के पास जाएगा। और प्रोविजन ये कहता है कि विधानसभा जितनी देश में हैं उसका आधे से एक ज़्यादा विधानसभा उसको पास करें। ठीक है, अगर हमारे यहाँ मान लीजिए 30 विधानसभाएं हैं, 30 विधानसभा, भाई 28 राज्य हमारे पास हैं, तो वहाँ विधानसभाएं हो गई। और फिलहाल 2 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी, जहाँ पे विधानसभा है, तो 28 और 2 30, 30 विधानसभा हो गए हमारे पास। तो 30 का आधा क्या हो गया? 15, और इससे एक ज़्यादा 16, मतलब कम से कम 16 विधानसभाओं को भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को, संवैधानिक संशोधन विधेयक को पास करना पड़ेगा। तब जाके बिल वापस प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट साहब उसको साइन करेंगे, एंड देन ओनली ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो चेंज करने के लिए लाया गया था ये पारित किया जा पाएगा। समझ पा रहे हो उस चीज़ को? तो यही स्टेटमेंट बोल रहा है कि संविधान में कोई समय सीमा नहीं लिखी गई है जिसके तहत अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पहुंचता है किसके पास? हाँ, विधानसभाओं के पास, तो विधानसभा के पास कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं की गई है कि कितने टाइम में वो उस बिल को रिजेक्ट कर दे या एक्सेप्ट कर दे। ये समझ में आया? और स्टेटमेंट नंबर 3 आपके सामने क्या बोल रहा है कि अगर इमरजेंसी लगानी है, लेट्स से नेशनल इमरजेंसी लगानी है, तो उसको डिक्लेयर करने के लिए, प्रोक्लेम करने के लिए कोई भी अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती संविधान में। स्टेटमेंट नंबर 3 सेज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी
डज नॉट रिक्वायर एनी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो ये 3 कथन हैं, स्टेटमेंट्स हैं, और क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। आपके ऑप्शंस सी, और कोई ऑप्शन? देखिए एक बात बताता हूँ आपको, B.R. अम्बेडकर साहब जब संविधान लिख रहे थे तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो पावर है, अमेंड मतलब चेंज करना, कुछ भी इंसर्ट और डिलीट करने को हम क्या कहते हैं, संशोधन करना, अमेंड करना। तो अमेंड करने की जो सोल पावर है ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को दे रखी है, संसद के पास ही शक्ति है। समझ पा रहे इस चीज़ को? विधानसभा ऐसा अपने मन से संविधान में चेंज करने के लिए कोई बिल पेश नहीं कर सकता। हाँ, एक जगह ऐसी है जहाँ पे वो कुछ ऐसे बदलाव करने के लिए एक प्रस्ताव दे सकता है, लेकिन वो प्रस्ताव, वो प्रपोजल्स फाइनली एक्सेप्ट कौन करेगा, सेंटर, तभी जाके वो चेंजेस ला सकते हैं। अभी डिस्कस करूँगा कहाँ ऐसा प्रपोजल्स हैं, ठीक है। लेकिन आम तौर पे विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेचर कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, चेंज करने के कोई भी बिल पेश नहीं कर सकते। समझ में आया? तो पहला स्टेटमेंट गलत है, सही है? गलत हो गया। तो 1 तो गेम से बाहर, अपने आप 1 1 और 1 कट गया है। अगर आपको दूसरा और तीसरा नहीं भी आता है तब भी आप सीधे कहाँ पहुँच सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, कि अगर आप किसी एक को भी रूल आउट कर देते हैं और लेट्स से आपकी किस्मत अगर अच्छी हो तो ऑप्शंस में ये किस्मत अच्छी वाला क्वेश्चन होता है। किस्मत अच्छी का मतलब ये है कि इसमें जो ऑप्शन आपने बाहर निकाल दिया है वो कोइंसिडेंटली 3 ऑप्शंस में था, तो वो तीनों ऑप्शन से बाहर हो जाएगा ना भाई। जहाँ जहाँ 1 है तो काट दो, ये कट गया, ये कट गया और ये भी कट गया, बाय डिफ़ॉल्ट क्या बचा? लेकिन ऐसी किस्मत अच्छे वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो आपको किस्मत पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे लगाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट, कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई समय सीमा नहीं लिखी है जहाँ पे जब लोकसभा और राज्यसभा किसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के बाद, लेट्स से कि ये लोकसभा है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है और ये प्रेसिडेंट है, और ये आपका स्ट्रक्चर किसका है, पार्लियामेंट का, ठीक है। अब पार्लियामेंट में अमेंड करने की पावर है। मान लीजिए अमेंड करने के लिए एक बिल, संविधान को अमेंड करने के लिए बिल एक इनिशिएट किया गया लोकसभा में, उसको पास किया गया लोकसभा से कहाँ, राज्यसभा में। लेकिन अगर ये बिल राज्यसभा से ही पास होने के बाद ये बिल का नेचर ऐसा है, ये इस श्रेणी का बिल है जिससे सेंटर स्टेट के रिलेशंस चेंज होने वाले हैं, जो शक्तियाँ दी गई हैं सेंटर स्टेट के बीच में वो कुछ बदलने वाली हैं, संघवाद चेंज होने वाला है। तो ऐसे केस में ये बिल सीधे प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा, ये घूम के कहाँ पहुँचेगा, देश की विधानसभाओं के पास, ठीक है। और फिर जब आधे से एक ज़्यादा विधानसभा, मतलब 50% ऑफ विधानसभा जब अपने यहाँ से पास कर देंगी, मतलब अगर 30 विधानसभाएं हैं तो एटलीस्ट 16 विधानसभा को पास कर देंगी, तब ये बिल कहाँ पहुँचता है। तो अब ये सेकेंड स्टेटमेंट ये पूछ रहा है कि जब ये बिल यहाँ से पास होकर यहाँ आता है विधानसभा, तो क्या कोई ऐसी टाइम लिमिट लिखी हुई है क्या संविधान में कि कितने देर में या कितने हफ्तों में, कितने दिनों में, कितने घंटों में विधानसभा इस बिल को एक्सेप्ट करेंगी या रिजेक्ट करेंगी या रेटिफाई करेंगी, मतलब साइन वाइन कर देंगी? नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। अब ये विधानसभा के ऊपर है कि कितने दिनों के अंदर वो उस बिल को क्या करती हैं, हाँ, पास करती हैं या फंसाए रहती हैं, डेडलॉक कर देती हैं, ठीक है। होता क्या है कि ऐसे केस में सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती कि जहाँ जहाँ उसकी गवर्नमेंट है वहाँ से फटाफट पास हो जाए। तभी देखिए आप, बीजेपी हमेशा ये चाहेगी, जो भी गवर्नमेंट सेंटर में होगी, कि उसके मैक्सिमम राज्यों में भी सरकार उसी की पार्टी की हो, ताकि जब ऐसा कभी कोई बिल राज्यों में जाए तो राज्य को फंसाए नहीं, फटाफट उसको पास कर दे। तो खुद सोचिए, ऐसा कोई बिल अगर पास होकर आया है, मोदी जी ने पास करवा दिया है, दोनों जगह से पास हो चुका है, तो जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार वो तो फटाफट कर देंगे, लेकिन दीदी केजरीवाल साहब ऐसे लोग फंसाएंगे इसको। तो कोई बात नहीं, फंसाने वाले फंसाते रहेंगे, लेकिन कम से कम इनका एम कितना होना चाहिए, 16 विधानसभा पास कर दें, बाकी फंसा दें कोई मतलब नहीं। लेकिन बाकी जितनी विधानसभाएं हैं वो कितने दिन के अंदर इसको पास करेंगी या फेल करेंगी या फंसाएंगी, इसका कोई भी डेडलाइन या टाइम लिमिट संविधान में
मेंशन नहीं है, और ये बात सही है। और यहाँ पे संविधान शांत है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कई कई जगह हैं जहाँ पे आंसर पता नहीं है, यस या नो नहीं मालूम हमें। अभी आपको सर जब चैप्टर पढ़ाएंगे प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, गवर्नर्स का, तो वहाँ पे ऐसे कई सारे पॉइंट्स सामने आएंगे जहाँ पे अंबेडकर साहब ने लिख तो दिया है, लेकिन कुछ ऐसे डाउट्स क्रिएट हो गए हैं जिनका आंसर हमारे पास है नहीं। अब ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर यूज करता है, पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर दी गई है कि वो संविधान को पढ़ के उसकी व्याख्या कर सकता है, उसको समझा सकता है। और जब कोई डाउट, डिलेमा संविधान को समझने में आएगा तो उसको कौन पढ़ के रिजॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। जब भी ऐसी कोई दिक्कत आती है सुप्रीम कोर्ट उसको पढ़ता है और बताता है कि इसका मतलब ये है या मतलब इसका ये है। तो इसी तरीके से संविधान में कहीं ये भी नहीं लिखा है कि मान लीजिए कोई विधानसभा पहले अपने अप्रूव कर दे और बाद में अपना अप्रूवल वापस ले ले, तो दीदी ने मान लो जोश में कह दिया हाँ हाँ ठीक है पास करवाते हैं, पास करवा दिया, पास हुआ ही था, दोबारा अपने एक बिल पेश किया उसको काटने के लिए और उसको भी पास करा दिया कि नहीं हम वापस समर्थन वापस लेते हैं। अब क्या करेंगे? तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे संविधान में कुछ लिखा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर साइलेंट है, नहीं पता क्या होगा। तो ऐसे कभी जब 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 केसेस आते हैं सामने, तो यहाँ पे ये केसेस सुप्रीम कोर्ट को रेफर हो जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट संविधान को पढ़ता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पालन करता है, प्रिएम्बल को देखता है और उसके बाद अपना एक निर्णय देता है कि इस केस में ऐसा किया जाएगा। तभी आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को पढ़ाया जाता है और आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में गैप्स हैं, जहाँ बातों का मतलब अच्छे समझा नहीं पाया है संविधान, उन बातों को समझाता है कौन? सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं वो लीगल बाइंडिंग होती है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया है तो उसको माना जाएगा, वो अपने आप में एक लॉ बन जाता है, उसको कोई भी ऑल ओवर इंडिया चैलेंज नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो उस चीज़ को? और सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है? गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। संविधान में क्या लाया जा रहा है, क्या हटाया जा रहा है, उसमें फुल पावर किसके हाथ में है? सुप्रीम कोर्ट। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है कि सही है? सही है, क्योंकि सही बात है, ऐसा कोई भी टाइमलाइन नहीं लिखा है। तीसरा, इमरजेंसी अगर लगानी हो तो उस केस में हमें संविधान में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात सही। संविधान में कोई हमें बदलाव नहीं करना पड़ता है, सीधे आर्टिकल 352 का इस्तेमाल होता है, नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट साहब डिक्लेयर कर देते हैं। हाँ, उसको बाद में अप्रूव कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में एक बिल पास कराना पड़ता है और उसको एक स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होता है, लेकिन वो बिल कोई संविधान में चेंज करने वाला नहीं होता है। उस बिल का काम बस ये होता है कि लोकसभा और राज्यसभा का एक क्या ले लिया जाए? अप्रूवल ले लिया जाए। तो एक अप्रूवल बिल होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि प्रेसिडेंट साहब जब इमरजेंसी लगाते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं, तो वो आपातकाल मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 महीना चल सकता है। सिर्फ 1 महीने के बाद भी अगर उसको आगे एक्सटेंड करना है तो उस केस में एक बिल पेश करना पड़ेगा लोकसभा में या राज्यसभा में सरकार को, और उस बिल को स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना पड़ेगा। और अगर वो पास हो गया तो अब राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी और 6 महीनों के लिए, 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड हो जाएगी, मतलब 6 महीने तक और लगी रहेगी। फिर जैसे ही 6 महीने ख़त्म होने वाले हैं और देश में हालात अच्छे नहीं हैं, सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल नहीं आई हैं, नॉर्मलसी नहीं है, तो अभी भी इमरजेंसी की अगर रिक्वायरमेंट है लगे रहने की, तो फिर से एक बिल पेश होगा और उसको सरकार फिर से पास कराना चाहेगी ताकि फिर से 6 महीने के लिए और इमरजेंसी लग जाए, ठीक है। इसका मतलब 6 महीने करके राष्ट्रीय आपातकाल को इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है, कोई समय सीमा नहीं। लेकिन हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने के लिए कुछ संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती। देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो यहाँ ये बात सही लिखी है कि इमरजेंसी लगाने के लिए कोई भी अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं होती, ये बात भी सही है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 ये दोनों ही क्या हो गए आपके? सही हैं। पहला वाला आपका गलत है। समझ पाए इस चीज़ को? तो ये बात मैंने बताया था आपको कि पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द
पार्लियामेंट। संविधान के पास ही शक्ति है संविधान का संशोधन करने की, ठीक है। यूएस में जो कि एक फुल फ्लेज फेडरल कंट्री है, वहाँ पे पावर्स स्टेट्स के पास भी है कि वो भी बिल पेश कर सकते हैं, पास करा सकते हैं संविधान में बदलाव करने के लिए। ये शक्ति हमारे पास नहीं है क्योंकि हम फुल फ्लेज फेडरल कंट्री नहीं है, हम क्वासी फेडरल हैं। आपको पॉलिटी क्लास में सर ने बताया होगा, ठीक है। मतलब फेडरल है नहीं, फेडरल जैसे हैं, क्वासी फेडरल, ठीक है। एक फुल फ्लेज फेडरल कंट्री में जितनी ताकत सेंटर के पास होती है लगभग उतनी ही ताकत स्टेट्स के पास भी होती है। हमारे यहाँ सेंटर के पास शक्तियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं और स्टेट्स के पास थोड़ी कम हैं, लेकिन हाँ कुछ केस में हमने स्टेट्स को भी कई मौके दे रखे हैं, शक्तियाँ दे रखी हैं अलग अलग, लेकिन मैक्सिमम पावर्स किसके हाथ में दे रखी है हमने? सेंटर के हाथ में। इसीलिए हम फुल फ्लेज फेडरल नहीं है, फेडरल जैसे हैं, क्वासी फेडरल, वी आर लाइक फेडरल कंट्री। तो हमारे यहाँ जनरली स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन नॉट इनिशिएट एनी बिल और प्रपोजल फॉर अमेंडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ विधानसभा ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं ला सकते जिसमें वो संविधान में कुछ चेंज कर दें। लेकिन हाँ एक कंडीशन है, एक स्पेशल केस है, ये भी मैंने बताया था पहले आप लोग को जब मैं मेजॉरिटी पढ़ा रहा था, याद आया कुछ? एक प्रस्ताव, एक रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है जिसमें विधानसभा रिक्वेस्ट कर सकता है किसको? पार्लियामेंट को। एक रिक्वेस्टिंग प्रपोजल पास करेगा या कह सकते हैं एक रिक्वेस्टिंग रेजोल्यूशन पास करेगा, एक प्रस्ताव लेकर आएगा कौन? विधानसभा। क्या करने के लिए? हाँ, विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल को, अगर उस राज्य में विधानसभा है पर विधान परिषद नहीं है, लेट से विधान परिषद नहीं है, तो ऐसे केस में अगर वो राज्य एक विधान परिषद भी चाहता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी चाहता है, बाइकैमरिज्म चाहता है, 2 हाउस चाहता है, तो उस केस में जो विधानसभा है उस स्टेट का, वो अपने यहाँ एक रिक्वेस्टिंग प्रपोजल, एक बिल लेकर आएगा, उसको क्या करेगा? पास कराएगा अपने यहाँ से। क्या करने के लिए? जहाँ वो सेंटर से रिक्वेस्ट करेगा कि हम चाहते हैं कि आप संविधान में बदलाव करें और हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए एक विधान परिषद बना दें, क्रिएट कर दें। तो क्रिएट करने का एक रिक्वेस्टिंग रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पेश करेगा कौन? विधान परिषद। अपने यहाँ विधानसभा अपने यहाँ से इसको पास कराएगा, लेकिन इसके पास करते ही ये मतलब नहीं होता कि विधान परिषद बन जाएगा और संविधान में चेंज हो जाएगा, नहीं। अब ये बिल कहाँ जाएगा? इसके बाद सेंटर के पास जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा, दोबारा ये बिल वहाँ पेश होगा। अगर पार्लियामेंट भी इस बिल को अपने यहाँ सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दे और कह दे कि हाँ ठीक है, अगर ये विधानसभा रिक्वेस्ट कर रही है, इसको अपने यहाँ विधान परिषद चाहिए, और सही में उस जगह को देखते हुए राज्य बड़ा है, वहाँ पे काम ज़्यादा है, वहाँ पे 2 सदन की आवश्यकता है, तो ऐसे केस में विधानसभा के इस रिक्वेस्टिंग रेजोल्यूशन को जो पास होकर विधानसभा से आया है उसको पार्लियामेंट भी अपने यहाँ पास कर सकती है और फिर उसके बाद बदलाव कर सकती है किसमें? संविधान में, और उसके द्वारा विधान परिषद किसी एक और राज्य को वो दे सकती है। ऐसे ही अगर किसी राज्य में विधान परिषद है, जैसे यूपी का एग्जाम्पल ले लीजिए, लेकिन विधानसभा को लगता है कि विधान परिषद की कोई खास आवश्यकता नहीं है हमारे यहाँ, तो ऐसे केस में विधानसभा, मान लीजिए यूपी की विधानसभा योगी जी को एक बिल पेश करें और विधानसभा से उसको पास करा दें, जहां वो सेंटर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस बिल में क्या करने के लिए? कि यूपी से एबॉलिश कर दिया जाए, हटा दिया जाए, उसका उन्मूलन कर दिया जाए। किस चीज़ का? विधान परिषद का। लेकिन अगर ये बिल पास हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो हट जाएगा, इसका मतलब ये कि ये बिल कहाँ जाएगा? अब पार्लियामेंट जाएगा, और पार्लियामेंट में भी ये बिल फिर से पेश होगा, और अगर लोकसभा और राज्यसभा भी इस बिल को पास कर दें सिंपल मेजॉरिटी से, तो फिर संविधान में चेंज करके यूपी का जो विधान परिषद है उसको हटा दिया जाएगा, उसकी शक्तियाँ ले ली जाएगी, ठीक है। तो इस केस में जो फुल फ्लैश पावर है वो किसके हाथ में है? पार्लियामेंट के हाथ में ही है। वो या तो अप्रूव कर सकता है या डिसअप्रूव कर सकता है ऐसे किसी प्रस्ताव को जो कहाँ से आ रहा है? स्टेट गवर्नमेंट से आ रहा है, विधानसभा से आ रहा है, ठीक है। टाइम फ्रेम वाली जो बात है, तो ये बताई बात है, संविधान में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि कितने समय के अंदर कोई एक बिल जो विधानसभा पहुंचा है लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर वो कितनी देर में साइन करके वापस करेंगे। और यह ऐसा भी लिखा नहीं है कि जो राज्य हैं अगर वो अप्रूव करने के बाद, उस बिल को साइन करने के बाद अगर बाद में फिर से विड्रॉ कर लें अपने अप्रूवल,
समर्थन देने के बाद समर्थन छीन लें कि ठीक है, पहले तो बोल दिया कि हाँ ठीक है इस बदलाव किया जाए। मान लीजिए 16 विधानसभाओं ने अपने यहाँ एक फेडरल बिल को पास कर दिया। वो बिल कहाँ से आया था? लोकसभा राज्यसभा से पास होकर आया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। लेकिन जैसे ये बिल पास होकर गया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट इससे पहले साइन करे, मीनवाइल इनमें से कोई एक विधानसभा अपने उस प्रस्ताव को वापस ले ले, अपने यहाँ एक नॉर्मल रेजोल्यूशन फिर से पास करे जिसमें मैक्सिमम मेजॉरिटी से उसको पास करा दिया जाए और बोल दिया जाए कि हाँ हम ये समर्थन जो हमने दे दिया था वापस ले रहे हैं। इस केस में 16 से वापस इस पर आप आ गए हैं 15 पे। तो अगर ऐसा हो जाए कभी तो अब क्या होगा हमें नहीं पता क्या होगा। इस केस में भी क्या है, साइलेंट है संविधान, पता नहीं क्या करेंगे। ऐसा मैटर जब भी कभी आता है या कुछ ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है या सुप्रीम कोर्ट को मैटर रेफर कर दिया जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसे डिस्प्यूट्स को, विवाद को सुलझाता है और एक अपना जजमेंट पास करता है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट्स फ्यूचर में भी लॉ मान के उनको फॉलो किया जाता है। कि मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बोल दिया कि ऐसे केस में ये होगा और आज से 5 साल बाद दोबारा ऐसा मैटर सामने आया तो किसको रेफर करेंगे? वही 5 साल पुराने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रेफर करेंगे, जो उसमें बोला गया था उसी को माना जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को? हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद अपने फैसले कभी भी रिवाइज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है, पावर है, अथॉरिटी है खुद के दिए हुए ही फैसलों को चेंज करने का। समझ रहे हो इस चीज़ को? इसे हम कहते हैं रिवाइजरी जुरिसडिक्शन। रिवाइज कर देना, अपने ही दिए हुए फैसले को पलट देना, चेंज कर देना, बदल देना। ठीक है, समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कई कई बार किया है, अपने ही दिए हुए पुराने फैसलों को बदला है, चेंज किया है। और हाँ, इमरजेंसी लगाने के लिए कोई भी अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। इमरजेंसी लगाने का मतलब सिंपल सा ये होता है कि सेंटर और स्टेट में जो भी शक्तियों का बंटवारा किया गया था, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स था वो ख़त्म हो चुका है और सारी शक्तियाँ किसके हाथ में आ चुकी हैं? फुल फ्लेज सेंटर के हाथ में आ चुकी हैं। और जो देश है वो एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गया। यूनिटरी मतलब सब कुछ एक ही हाथ में है, सेंट्रलाइज्ड हो गया है, शक्ति का केंद्रीकरण हो गया है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया है और सेंटर हैज़ बिकम ऑल पावरफुल। सब शक्तियाँ किसके हाथ में आ चुकी हैं? सेंटर के हाथ में आ चुकी है। समझ गया इस चीज़ को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर यहाँ पे कुछ 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट्स जो संविधान में हमारे हैं, मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से प्रेरित होकर, कहाँ से इंस्पायर्ड होकर संविधान में इंसर्ट किया गया है। जनरली आप जानते हैं कि यूएस के संविधान से लिया गया है और यूएस के संविधान के बारे में एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, बाकी 2 भी चीज़ें लिखी हैं। अब पूछा गया है कि कहाँ कहाँ से और फंडामेंटल राइट्स इंस्पायर्ड होकर हमारे फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने इंसर्ट करवाया है हमारे संविधान में। ठीक है, तो 3 चीज़ें आपके पास हैं। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए कई सारे कानून बनाए हैं, उनमें से एक कानून ये भी था। और ये बात कहना सही होगा कि हमारा जो संविधान है अबाउट 50% जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी सिंगल एक्ट से इंस्पायर्ड होकर बना है। ठीक है, इसमें कई सारे अच्छे प्रोविजंस, प्रावधान जो हमें सही लगे, हमने इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने यहाँ। इमरजेंसी जो मैंने बताया था अभी आपको, उस इमरजेंसी का प्रोविजन प्रस्ताव भी यहीं से लिया गया था। ठीक है, तो ऐसे कई सारे प्रोविजंस इससे लिए गए हैं। तो क्या पूछा गया था, क्या इससे फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न लिया गया था क्या? दूसरा बोल रहा है नेहरू रिपोर्ट। अब ये नेहरू चाचा नेहरू नहीं है आपके, हाँ, ये मोतीलाल नेहरू हैं। एक नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, साइमन कमीशन के बाद में। साइमन कमीशन, साइमन गो बैक। बचपन में कभी आपने ऐसे नारे लगाए होंगे, कभी आपके यहाँ जब इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे कुछ होता होगा, प्ले वगैरह करते होंगे, ड्रामा वगैरह। ठीक है, तो एक कमीशन एक हमारे यहाँ आया था, इंडिया में जो गवर्नमेंट बनाई गई थी वो वर्क कैसे कर रही है उसको देखने के लिए। उसमें कोई भी इंडियन को पार्टिसिपेशन नहीं दिया गया था, सिर्फ वाइट मैन थे, बाहर के लोग थे। अब वो जज करने आए थे कि हमारी जो लोकल गवर्नमेंट बनाई गई वो कैसे काम कर रही है। तो हमारे लोगों ने इसका प्रतिशोध किया, विरोध किया और कहा कि नहीं, अगर आपको हमें जज करना है कि हम कैसा काम कर रहे हैं तो हमारे लोगों को भी आप मौका दीजिए, वो भी हमें जज कर पाएँ। आप तो बाहर से कुछ लोग को बुला लोगों को पता ही नहीं हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे जज करेंगे हमको वो। ठीक है, तो साइमन कमीशन आया और उन्होंने जो भी रिपोर्ट बना के दी वो कहा कि सही से काम नहीं हो रहा है समथिंग।
और उसी बीच हम लोग डिमांड बार बार कर रहे थे कि हमें एक संविधान चाहिए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी कहीं ना कहीं। तो वहीं पे हमें एक आप कह सकते हैं रिब्यूक कर दिया गया, मजाक उड़ा दिया गया कि संविधान कभी लिख भी पाएंगे आप लोग? संविधान चाह रहे हैं कि संविधान चाहिए आपको, विल यू एवर बी एबल टू राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है ना। तो इस मजाक को बहुत ही सीरियसली ले लिया था श्री मोतीलाल नेहरू जी ने। ये पापा जी हैं किसके? जवाहरलाल नेहरू के, और ज़माने के बहुत अच्छे बैरिस्टर थे। इन्होंने सिंगल हैंडेडली अकेले अपने दम पे एक संविधान लिख के तैयार कर दिया था। ठीक है ना, एक संविधान सिंगल हैंडेडली लिख कर तैयार कर दिया था उस ज़माने में, और उस संविधान को कहते थे नेहरू रिपोर्ट। 1928 में ही आया था। और उसके बाद से हम इंडियंस का एक जो पॉजिटिविटी थी हमारे अंदर वो बढ़ गई। हमें समझ में आ गया कि जब हमारा एक व्यक्ति लिख सकता है तो हम सब लोग मिलकर एक टीम बना के सभा बनाकर लिख सकते हैं। तभी बाद में हमने डिमांड करना शुरू करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, संविधान सभा की, जहाँ पे कई लोग मिल के एक साथ बैठेंगे, एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी आपस में डिस्कशन करके क्या लिखेगी? देश का संविधान। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये जानते थे कि देश में हमारे पास वैरायटी बहुत सारी है, विविधता है। एक व्यक्ति कोई पावर नहीं मिलनी चाहिए संविधान लिखने की। कई लोग मिले एक साथ, अपनी अपनी बातों को रखें और आपसी तालमेल से, कॉमन कंसेंसस से, कॉमन एग्रीमेंट से कुछ पॉइंट्स लिखे जाएं और उसके थ्रू संविधान लिखा जाए। यहाँ तो मोतीलाल नेहरू ने अकेले लिख दिया था, लेकिन वो एक अकेले व्यक्ति थे, उनका एक अपना अलग पर्सपेक्टिव था, ओपिनियन था, वो एक अलग धर्म से आते थे, एक अलग जगह से आते थे। तो उनकी वो सारी बैकग्राउंड जो पृष्ठभूमि थी वो कहीं ना कहीं उनके संविधान में जो लिखा था वो दिख रही थी। लेकिन हमारे यहाँ अलग अलग कल्चर से, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, उन सब को देखते हुए हमें एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। तभी बाद में हमने एक संविधान सभा बनाई, उसमें बहुत सारे लोग आए। ठीक है, और उन सब लोग ने मिलकर देश का संविधान लिखने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो नेहरू रिपोर्ट थी क्या वहाँ से हम इंस्पायर्ड होकर यूज़ किए हैं फंडामेंटल राइट्स। तीसरा है यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स। तो यूएस ने भी अपने लिए एक बिल बनाया था, लॉ बनाया था, जिसमें यूएस ने अपने लोगों को क्या दिया? अधिकार दिया, राइट्स दिए। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो इन तीनों में से किन लॉज से इंस्पायर्ड होकर बनाए गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने बताइए। ऑप्शन बी तीनों, और भी कोई ऑप्शन दे रहा है? ए बी सी डी सब। देखिए, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसमें कई सारे प्रोविजंस थे, लेकिन राइट्स वाला कोई प्रोविज़न नहीं था। ठीक है ना, अधिकारों की बात यहाँ पर कोई ख़ास नहीं की गई थी। हम ना ही यहाँ से कोई इंस्पायर्ड होकर अपने यहाँ के फंडामेंटल राइट्स को हमने लिखा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ से बाहर हो जाता है। ठीक, उसके बाद ये आप लोग जानते हैं कहीं ना कहीं यूएस से हमने लिया है वो चीज़, तो ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो 1 नहीं होगा तो मतलब 1 काट दीजिए, और 3 होना चाहिए। तो ये उन क्वेश्चन में से आ गया जहाँ पे आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, क्योंकि 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। अब यहाँ पे आपको नेहरू रिपोर्ट भी देखनी पड़ेगी। तो हाँ, ये बात सही है कि मोतीलाल नेहरू ने उस ज़माने में जो एक संविधान लिखने की कोशिश करी थी, उसमें उन्होंने कई सारे फंडामेंटल राइट्स लिखे थे। और बाद में हमारे अंबेडकर साहब और जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, मसौदा समिति, उसने भी नेहरू जी की इस रिपोर्ट को पढ़ा और वहाँ से इंस्पायर्ड होकर, प्रेरित होकर कई सारे अधिकार लिखे हमारे संविधान में। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है और ये ऑप्शन भी सही है, पहला वाला सही नहीं है। तो आपका हाँ बी 2 और 3 ओनली हो जाएगा। ठीक, तो इसके बारे में देख लीजिए। तो ये नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी और हमारे मौलिक अधिकार काफ़ी हद तक यहाँ से भी इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट ने लगभग 19 फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड किए थे। तो मोतीलाल नेहरू जी ने अपने रिपोर्ट में 19 मौलिक अधिकार लिखे थे और उसमें से कई सारे अधिकार थे जो कि विमेन के लिए भी थे, राइट टू फॉर्म यूनियंस वाले अधिकार भी थे और वोटिंग वाले अधिकार भी थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सफरेज जानते होंगे आप लोग, कि वो लोग जो पर्टिकुलर एज के हैं वो वोट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के कई सारे अधिकार थे, हमने इनको देखा, पढ़ा और यहाँ से इंस्पायर्ड होकर कुछ अधिकारों को ले लिया।
और जब आप लोग सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक पढ़ते हैं कि संविधान के स्रोत क्या हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ हमने बोरो की है, तो आप ये देखेंगे कि जो हमारी कमेटी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, संविधान के जो निर्माता हैं, उन्होंने कई सारे संविधानों को पढ़ा है। द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैव रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेनी कंट्रीज़, ठीक है। और जहाँ से जो चीज़ हमको अच्छी लगी वहाँ से हमने वो चीज़ पढ़ के ले ली, ठीक है। तो काफ़ी सारे बिल्स, लॉज, प्रोविजंस और कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र किया गया ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, और जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें अच्छी लगी वहाँ से ले लिया गया। तो स्पेशली मौलिक अधिकारों के केस में इंडिया इंस्पायर्ड हुआ कई सारे एग्जाम्पल से। सबसे पहले कहाँ से? ब्रिटेन से ही, जो हम पे राज कर रहे थे। उनके यहाँ खुद भी एक बिल ऑफ राइट्स था 1689 में ही। बताइए कितने साल पहले ब्रिटेन अपने लोगों को क्या दे चुका था? हाँ, राइट्स दे चुका था, अधिकार दे चुका था, वो बिल ऑफ राइट्स कहते थे। उसके बाद 1791 में यूएस में आया यूएस बिल ऑफ राइट्स, हमने इसको भी पढ़ा, रेफ़र किया। उसके बाद फ्रांस का भी हमने ये डेक्लेरेशन देखा, एक घोषणा पत्र, जहाँ पे राइट्स ऑफ मैन के बारे में 1789 में एक बिल पास कराया था फ्रांस ने। तो देखा जाए तो इंग्लैंड, यूएस और फ्रांस, इनसे भी हम इंस्पायर्ड होकर फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं। जनरली आप लोग के दिमाग में एक ही बात आती है कि यूएस से लिया गया है मौलिक अधिकार, लेकिन यूएस के साथ साथ ब्रिटेन भी शामिल है, फ्रांस भी शामिल है, और हमारे अपने यहाँ का एक नेहरू रिपोर्ट वो भी शामिल है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसने कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया था मौलिक अधिकारों का। दो इसके अंदर प्रोविजंस बहुत सारे थे जो हमने लिए हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी फंडामेंटल राइट का प्रोविज़न नहीं था, इसीलिए ये स्टेटमेंट पहली वाली गलत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समझ में आ रहा है? यहाँ भी आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 3 कथन हैं, और पूछा जा रहा है इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है नेचुरल जस्टिस, ये सुना है कभी आप लोगों ने? नेचुरल जस्टिस, आप लोगों ने अगर प्रियम्बल पढ़ा है तो वहाँ पे आपने 3 प्रकार के जस्टिस देखे होंगे। कौन कौन से? हाँ, तो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल, ये 3 जस्टिस आप जानते हैं। जस्टिस 3 प्रकार के लिखे हुए हैं, न्याय जो है उसको 3 प्रकार का दिया गया है। कौन कौन सा? पॉलिटिकल जस्टिस, राजनैतिक न्याय, और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, और आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। मतलब भारत जो है वो अपने देशवासियों को ये तीनों प्रकार के न्याय देने का काम करेगा, ठीक। एक और वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस, इसका मतलब क्या होता है, कोई जानता है? हाँ, तो क्या होता है नेचुरल जस्टिस? नहीं, बात सही है आपने जो बताया। हाँ, ये बात सही है कि बिना किसी की बात सुने, बिना एक फेयर ट्रायल के, फेयर ट्रायल मतलब जहाँ पे एक जज के समक्ष अलग अलग जो पार्टीज़ हैं, 2 लोग हैं, वो सामने आए हैं, दोनों लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, और दोनों की बातें सुनने के बाद ही जज साहब अपना कोई निर्णय लेंगे। ये नहीं किसी एक व्यक्ति की बात सुनी और उसी की बातों के अकॉर्डिंग जज साहब ने अपना फैसला सुना दिया, ऐसा नहीं है। दोनों पक्षों की बात बिना सुने कोई भी जजमेंट नहीं दिया जाएगा, इसे कहते हैं फेयर ट्रायल। और नेचुरल जस्टिस में क्या होता है बेटा? सबको समान अवसर देना, समानता का अधिकार देना, ठीक है। नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। समझ गए इस चीज़ को? भेदभाव ना करना, ये भी इसमें आ जाता है। फेयर ट्रीटमेंट देना, इक्वलिटी देना, इसका मतलब क्या है? कोई भी आप डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं कर रहे हैं, सबको समान अवसर दे रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ठीक है।
तो अब ये लिखा है कि द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है ये सुनिश्चित करता है, एंश्योर्स दैट नो पर्सन शैल बी पनिश्ड विदाउट अ फेयर हियरिंग। ये बात सही है, ठीक है, कि बिना आपकी बात सुने, बिना एक अच्छी सुनवाई के किसी भी व्यक्ति को कोई भी पनिशमेंट, कोई सज़ा नहीं सुनाई जाएगी। तो ये बात सही है। नेचुरल जस्टिस इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि फेयर ट्रायल होना ज़रूरी है, दोनों पक्षों की बात सुननी है, तभी कोई जजमेंट देना है, और बिना सुने किसी व्यक्ति को आप पनिश नहीं कर सकते, सज़ा नहीं दे सकते। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है, जो शब्द लिखा है नेचुरल जस्टिस, ये संविधान में, हमारे देश के संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट है कि द एक्सप्रेशन नेचुरल जस्टिस इज नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बात सही गलत है? हाँ, ये जब आप संविधान पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको ये दिख जाएगा कि संविधान में किसी भी आर्टिकल में, किसी भी कोने में कहीं भी ये शब्द नेचुरल जस्टिस नहीं लिखा हुआ है, प्राकृतिक न्याय कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो क्या लिखा हुआ नहीं है तो उसका मतलब है नहीं? ऐसा नहीं। नेचुरल जस्टिस ये वर्ड कहीं लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी ये इम्प्लिसिटली है हमारे अंदर। आपके घर में ऐसी कई चीज़ें हैं जो कहीं लिखी नहीं हैं, फिर भी होती हैं। आप घर में सुबह उठ के देखो, पीजी में नहीं, जब घर में जाते हो, तो घर में जब रहते हो देखो वहाँ पर, तो सुबह से लेकर शाम तक कई सारे नियम कानून तुम्हारे घर में बने हुए हैं कि सुबह उठ के पहले ये करिए, दोपहर में ये करना है, रात में ये करना है, इस टाइम को ये करना है, संडे को ये करना है, मंडे को वो करना है। तो ऐसा तो है नहीं तुम्हारे घर में एक रूल बुक लिखी हो बड़ी सी और वहाँ सब लिखा हो। तो लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी वो काम हो रहा है ना। इसका मतलब संविधान में कहीं लिखा नहीं है प्राकृतिक न्याय नहीं, फिर भी हमारे यहाँ ये जो बात है इट इज़ इनहेरेंट, वो छुपी हुई है कई सारी चीज़ों के पीछे, वो अपने आप इम्प्लिसिट है, अंदर से है अपने आप। तो नेचुरल जस्टिस इज अ काइंड ऑफ अनसेपरेबल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है प्राकृतिक न्याय, और उसी के बेसिस पे कई सारे आर्टिकल्स बनाए गए हैं। अभी कुछ आर्टिकल्स के नाम मैं दिखाऊंगा आपको जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स पे ही फाउंडेशन रखकर बनाया गया है। जैसा आर्टिकल 14 सुना होगा आप लोगों ने, सुना है? इक्वालिटी की बात होती है वहाँ पे, समानता। तो नेचुरल जस्टिस होगा ना समान, अगर समानता होगी तभी तो तुम किसी को नेचुरल जस्टिस दे पाओगे ना। समझो, मैं एक जज हूँ, मेरे सामने दो पार्टी के लोग बैठे, दो पार्टी में दो लोग खड़े हैं, एक बहुत अमीर एक बहुत गरीब है। मैंने एक का पक्ष ले लिया अमीर का, गरीब को मैंने बराबर का ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो आर्टिकल 14 दिया क्या मैंने उसको? नहीं दिया। तो आर्टिकल 14 भी अपने आप किस पे बेस्ड है? नेचुरल जस्टिस पे। आर्टिकल 15 ले लो, क्या होता है? भेदभाव, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि हमारे यहाँ भेदभाव निषेध है। तो यहाँ भी क्या है, तो सबको इक्वल ट्रीटमेंट दोगे ना, उनके जेंडर पे, उनके कलर पे, उनकी कम्युनिटी, रिलीजन के नाम पे उनमें भेदभाव नहीं करोगे। ये भी क्या है? नेचुरल जस्टिस देना। 16, 17, 18, 19 ये सब वही, समझ पा रहे हो? समान अवसर, आर्टिकल 16 देखिए, आर्टिकल 17 देखिए, अनटचेबिलिटी, ये भी तो नेचुरल जस्टिस हो गया। हमारे यहाँ एबॉलिशन है ना, किसका? छुआछूत का उन्मूलन हो चुका है, नहीं हमारे यहाँ छुआछूत, तो ये भी क्या है? नेचुरल जस्टिस है। आर्टिकल 18 देखिए, टाइटल्स नहीं हमारे यहाँ। भाई टाइटल्स अगर दे दोगे तो समान ट्रीटमेंट नहीं दे पाओगे ना। एक कोई सर साहब हैं, कोई राय बहादुर साहब हैं, समान अवसर, समान ट्रीटमेंट नहीं दे पाओगे फिर उनको। तो आर्टिकल 18 भी किस पे लिखा हुआ है? नेचुरल जस्टिस पे ही बेस्ड है। ऐसे कई सारे आर्टिकल्स हैं, 19, 20, 21, 22, ये सब नेचुरल जस्टिस पे ही बेस्ड हैं। लेकिन हाँ, इनके अंदर कहीं साफ साफ लिखा नहीं कि नेचुरल जस्टिस कुछ चीज़ है, लेकिन नेचुरल जस्टिस में छुपा हुआ है। ये एक सोल की तरह, आत्मा की तरह, शरीर के अंदर छुपी हुई दिखती नहीं है। तो नेचुरल जस्टिस भी उस तरह से कई आर्टिकल्स में छुपा हुआ है, नेचुरल जस्टिस के बैकग्राउंड पे ही ये आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये शब्द कहीं भी लिखा नहीं है, मेंशन नहीं है संविधान में, ठीक है। तीसरा देखिए, आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 32 जानते हो क्या होता है? क्या? रिट्स यही है। कौन कौन से होते हैं? कितनी होती? 4, 5, 6? ठीक है, ठीक है, पॉवर्ड वाले हो ना? हाँ,
GS की नॉलेज लगाना यहाँ पे सिर्फ, ठीक है ना, इंजेक्शन मत लिखे आना। रिट्स, तो आपको पता है रिट्स क्या है, और रिट्स का बेसिक काम क्या होता है कि जब भी आपका वायलेशन हो जाए, किस चीज़ का उल्लंघन हो, मौलिक अधिकार का, आपके अधिकार छीने जाएं, तो उस केस में आप अधिकारों को दोबारा प्राप्त करने के लिए, टू रीगेन योर फंडामेंटल राइट्स, आप कहाँ जा सकते हैं? हाँ, यू कैन आइदर अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लोअर कोर्ट्स नहीं जाया जाता, क्योंकि लोअर कोर्ट्स के पास वो जुरिसडिक्शन ही नहीं है, क्षेत्राधिकार ही नहीं है, अथॉरिटी ही नहीं है कि वो आपके मौलिक अधिकार के उल्लंघन के केस में कुछ आपको दे सकें, रेजोल्यूशन कर सकें, नहीं कर सकते वो। तो ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है वाया आर्टिकल 32, और यही अधिकार आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट के पास भी है। ये दोनों ही कोर्ट्स आपके मौलिक अधिकारों के केस में सीधे सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिलहाल ये बात सुप्रीम कोर्ट वाले रिट्स की बात कर रहा है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये बोल रहा है कि अगर आपका प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होता है, यहाँ पे मैंने फंडामेंटल राइट नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है? नेचुरल जस्टिस लिखा हुआ है। तो उस केस में आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्या पाने के लिए? रेमेडी पाने के लिए, मतलब अपना अधिकार वापस पाने के लिए, ठीक है ना। जा सकते नहीं जा सकते? भले नेचुरल जस्टिस शब्द लिखा नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना ये मैक्सिमम जो राइट्स आपको मिले हैं ये नेचुरल जस्टिस के बैकग्राउंड के हिसाब से लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो जब भी आपका नेचुरल जस्टिस का कोई भी पार्ट वायलेट होता, आपको लगता है कि ये तो मेरा न्याय था, मुझे मिलना चाहिए था, तो आप इस केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। और वो प्राकृतिक न्याय जो है वो कहीं ना कहीं हमारे किसी भी आर्टिकल में पक्का लिखा होगा। आपको लगता है कि आपके साथ भेदभाव हुआ है, आर्टिकल 15, वो भी क्या है? नेचुरल जस्टिस, ठीक है। आपको लगता है कि आपको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, वो भी क्या है? फंडामेंटल राइट है, लेकिन नेचुरल जस्टिस से चलता है, ठीक है। तो इस केस में भी आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये बात भी सही है कि संविधान में कहीं लिखा नहीं है क्या वर्ड? नेचुरल जस्टिस। और पहला वाला क्या था? ये बात भी सही है कि बिना किसी को प्रॉपर सुने, सुनवाई किए, उसको बिना मौका दिए किसी भी व्यक्ति को आप पनिश नहीं कर सकते हैं, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन आपके क्या हो गए? सही हो गए, ठीक है। तो नेचुरल जस्टिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम बात करते हैं फेयरनेस की, ठीक है ना। जैसे फेयर ट्रायल, बिना बायसनेस के आपको समान अवसर दिए जाएंगे, रीजनेबलनेस होगी, इक्वालिटी की बात यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। और कोई भी जजमेंट देने से पहले एक प्रॉपर हियरिंग, एक फेयर ट्रायल होगा, ठीक है। बिना फेयर ट्रायल के, बिना दोनों पक्षों की बात सुने कोई भी जज अपना जजमेंट डिलीवर नहीं कर पाएगा। अंडरस्टूड? ये बात क्लियर है आपको, ठीक है। ऐसे ही नो डिसीजन कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट हियरिंग बोथ दी पार्टीज। पार्टीज यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, देखते हैं ना, एक कटघरा होता है, मूवी में दिखाया जाता है, जैसे सब आधी बातें झूठी होती हैं, लेकिन समझ जाओ। तो जो दो लोग खड़े होते हैं कि इधर एक उधर, तो वही पार्टीज हैं, ठीक है, अलग अलग पक्ष हैं। तो इस सिद्धांत का मेन एम क्या है कि एक अवसर प्रदान करना, किसको? दोनों ही पार्टीज को, क्या करने के लिए? अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी डिसाइडिंग अथॉरिटी है, जो जज है या जूरी मेंबर है, वो दोनों पक्षों की बात सुनेगा, दोनों को समान अवसर देगा और तभी अपना कोई निर्णय लेगा, ठीक है। तो देखिए नेचुरल जस्टिस जो है ये कहीं भी संविधान में, नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड, कहीं भी लिखा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई कई बार ये बताया है कि जो नेचुरल जस्टिस है ये अपने आप में संविधान का एक इनहेरेंट प्रिंसिपल है। इनहेरेंट मीन्स समथिंग विच इज सो इम्पॉर्टेंट इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। कोई ऐसी चीज़ जो इतनी ज़रूरी है कि उससे आप उसको हटा नहीं सकते हैं। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल, ठीक है ना, वो एक हिस्सा है, इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे ये बात बोल दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि नेचुरल जस्टिस अपने आप में एक इंटीग्रल पार्ट, एक अभिन्न हिस्सा है संविधान का। भले वो लिखा नहीं है तो क्या हुआ, वो फिर भी है, क्योंकि कई सारे अधिकारों को जो लिखा गया है वो नेचुरल जस्टिस को ही प्लेटफॉर्म बनाकर लिखा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ आर्टिकल्स के एग्जाम्पल लिख दिए हैं। ये सारे जो प्रोविजंस आप पढ़ते हैं सारे आर्टिकल्स में, ये कहीं ना कहीं किस पे बेस्ड हैं?
नेचुरल जस्टिस पे ही बेस्ड है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा आर्टिकल 22 के बारे में, सुना है? आपको राइट्स पढ़ा दिए गए ना सारे। क्या होता है आर्टिकल 22? हम्म हम्म कोई व्यक्ति अगर आरोपी है, उस पर क्या लगा है? एक्यूजेशन लगा है, ठीक है ना। आरोपी और दोषी में अंतर समझते हो कि नहीं समझते हो? आरोपी मतलब उस पर एलिगेशंस लगे हैं कि तुमने ये किया है, लेकिन अभी सबूत नहीं कि तुमने सही में किया है। जिस दिन सबूत मिल जाएंगे तुम दोषी हो जाओगे, यू विल बिकम अ कन्विक्टेड। तो कन्विक्टेड और ये क्या है? एक्यूज्ड या एलिज्ड पर्सन, ठीक है। तो अगर किसी पे कोई अभी अपराध का एलिगेशन लगा है कि आपने ये काम किया है, एक्यूज हो आप, दो अभी आपको सज़ा नहीं सुनाई गई, लेकिन आप पे अब केस शुरू होगा, तो अब आपके पास कुछ अधिकार होते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला कि अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो पहले आपको बताया जाए कि क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। ये आपका अधिकार है जानना रीज़न बिहाइंड योर अरेस्ट, कि आपको क्यों पकड़ा जा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो 24 घंटे के अंदर ही मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होगा, विदिन 24 आवर्स। हाँ, अगर कोई समय पब्लिक हॉलीडे है, ठीक है ना, कोई गेस्टेड हॉलीडे है, कोई पर्व त्यौहार है और उससे कुछ बंद वगैरह है, तो आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन 24 आवर्स के अंदर पेश करना ज़रूरी रहता है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, यहाँ बात होती है दो चीज़ों की, जैसे आपने बताया कि एक प्यूनिटिव डिटेंशन और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन। डिटेंशन देखिए दो प्रकार के होते हैं। डिटेंशन समझते हैं? किसी को कहीं पे रोक के रखना, ठीक है ना, पकड़ लेना, जेल में डाल देना, बंदी बना लेना, समथिंग लाइक दैट। मतलब कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की एक चीज़ आप छीन रहे हैं उससे, दैट इज़ लिबर्टी। भाई अभी तक तुम सबके पास लिबर्टी, तभी तो यहाँ बैठे हो। क्या मैंने आप लोग के पैर में जंजीर डाल रखी है और ये फंसा दिया खूंटे से बांध के कि नहीं जाओगे यहाँ से? नहीं है ना, यू आर फ्री टू गो। कभी भी आपका फ़ोन आ सकता है, आप उठ के यहाँ से जा सकते हैं। तो ये क्या है? ये लिबर्टी तो है। और कुछ है क्या? कभी आपको भूख लगी, प्यास लगी, पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, यू आर फ्री टू गो। ये क्या है? ये लिबर्टी है। लेकिन अगर यहीं रोक के रख दिया जाए, नहीं जाओगे, ऐसे बंदूक रखा दूँ सामने, अब क्या है? लिबर्टी। या आपको एक 4x4 के कमरे में बंद कर दूँ, एक छोटा सा वेंटिलेशन लगा दूँ, नीचे से खाना फेंक के दे दूँगा, खाओ, ये क्या है? डिटेंशन है, काइंड ऑफ। अब ये डिटेंशन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है प्यूनिटिव, एक होता है प्रिवेंटिव। दोनों में अंतर जानते हो क्या? अच्छा, तो प्यूनिटिव वर्ड आया है पनिशमेंट से, ठीक है ना। भाई आपने ऐसा कुछ किया है कि आपको पनिशमेंट दी गई है, ठीक है, ये आपके खिलाफ इतना सबूत तो हमारे पास है कि भले अभी आप दोषी साबित नहीं हुए, लेकिन आपको खुला भी छोड़ नहीं सकते। आपने वर्ड सुना होगा ना कई बार, कस्टडी, हिरासत में ले लेना। कस्टडी का मतलब ये नहीं है कि अभी आप पे जो है दोष साबित हो गया है, लेकिन हाँ आपके खिलाफ कुछ सबूत हमें मिले हैं और जिसका प्राइमा फेसी ये है, मतलब देख के ये लग रहा है कि आप शायद इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन फुल फ्लेज अभी हमारे पास एविडेंस नहीं है। लेकिन अगर आपको बाहर खुला छोड़ दिया जाए तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने खिलाफ उन सबूतों को क्या कर दें, मिटा दें। देखते हो ना मूवीज़ में, वो गुनहगार जब बाहर आता है तो जिसने केस किया पहले उसको उड़ा देता है, उसको निपटा देता है, कुछ लोग को पैसा दे के खरीद लेता है, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर देता है, समथिंग लाइक दैट, यही दिखाते हैं। तो ऐसा आप ना कर पाएँ, और ताकि जब तक आप पे केस चल रहा है आप कस्टडी में ही रहें, उसके लिए भी आपको दो प्रकार की कस्टडी में डाला जा सकता है। पहली कस्टडी कौन सी होती है? पुलिस कस्टडी। और एक होती है जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी मतलब जो थाना वगैरह है, जहाँ पे आपके खिलाफ FIR हुआ है, वहीं पे थानेदार आपका ट्रीटमेंट करेंगे, अच्छे से खाना पीना खिलाएंगे, आपको रखेंगे, ठीक है। एक होता है जुडिशियल कस्टडी, इसमें आपको एक प्रिजन, जेल में डाल दिया जाएगा, जहाँ पे जेलर होता है। शोले मूवी देखे होगे, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, कोई बचा नहीं मेरे साथ आओ। तो जेलर साहब जहाँ होते हैं वो जेल होता है, उस जेल में आपको डाल दिया जाता है
उसे हम कहते हैं जुडिशियल कस्टडी। और जब आप एक जो थानेदार है, जो थाना इंचार्ज है, उसके यहाँ आप रहते हैं कुछ दिन, उसको हम कहते हैं पुलिस कस्टडी। और जब आपको बाहर आना हो तो आप अप्लाई करते हैं क्या, बेल। मैं कहते नहीं बेल पे बाहर है, संजू बाबा बेल पे बाहर आके मूवी बना के अंदर चले जाते थे बीच बीच में, देखा होगा तुमने, ठीक है। तो बेल के लिए अप्लाई करते हैं। ऐसे कई लोग बेल पे बाहर हैं इस समय, ठीक है, केस चलता होता है लेकिन बेल पे बाहर रहते हैं। जब सुनवाई होती है तो पहुंच जाते हैं वापस। सामने वाला पक्ष जो है कुछ एविडेंस लेके आता है, उनका लॉयर एविडेंस मांगता है, देता है और कहता है कि सर इनको कस्टडी में ले लिया जाए, वरना अगर बाहर रहेंगे तो हमारे क्लाइंट को खतरा है इनसे, ऐसा बोल के वापस कस्टडी में लाया जा सकता है। लेकिन फिर वो जो व्यक्ति है अपने वकील के थ्रू कहेगा ठीक है कस्टडी में अगर आना ही है तो यहाँ मत डालो, यहाँ डाल दो, क्योंकि यहाँ तो टोड़ैया हो जाएगी अच्छे से। पुलिस वाला अगर हमारा नहीं हुआ अच्छा, मार पीट देगा अच्छे से। इससे अच्छा हम कहाँ रहें, जेलर के पास रहें। क्योंकि जेल में आने के लिए किसी भी पुलिस वाले या बाहर के व्यक्ति को पहले मजिस्ट्रेट साहब से लिखित में एक एप्लीकेशन डाल के परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आ पाएंगे। लेकिन यहाँ तो कोई भी आता है मार के चला जाता है। सिंघम वाली मूवी तुम लोग देखे ही होगी, ठीक है ना। तो ये है आपकी प्यूनिटिव पनिश डिटेंशन, जहाँ पे आपने ऐसा कुछ किया है या ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ किया है और आपको डाल दिया हमने अंदर। यहाँ क्या भी कुछ किया नहीं आपने, लेकिन हाँ, लेकिन ऐसा है कि कुछ कर सकते हैं आप। यू हैव द पोटेंशियल कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में आप कुछ कर दें या करवा दें। यू मे कमिट अ क्राइम और यू मे मेक अ क्राइम हैपन। आप 4 लोग को हेड स्पीच दे सकते हैं, उनके दिमाग में कुछ डाल के उनसे कुछ काम करवा सकते हैं। तो इसलिए एज अ प्रिवेंटिव मेजर, आपको रोकने के लिए कि आप वो काम ना करें, प्रिवेंट करने के लिए कि आप वो क्राइम ना करें, आपको नज़रबंद कर लेते हैं। सुना होगा ये वर्ड आपने, नज़रबंद, ये वही होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में भी पहले आपके पास ये अधिकार है कि आप अपने वकील से बात कर सकें, अपने लीगल काउंसलर या लॉयर से बात कर सकें, ये आपका अधिकार है। और आपका वकील फिर आपके बिहाफ पे मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और आपके बेल के कागज़ लेके जाएगा आपको बाहर कराने के लिए। तो ये सारे अधिकार दिए हुए हैं हमारे यहाँ एक एक्यूज्ड पर्सन को भी। तो ये भी किस पे बेस्ड है, नेचुरल जस्टिस पे, कि भले उसके खिलाफ कुछ आरोप हैं लेकिन उसके पास भी प्राकृतिक न्याय होना चाहिए अपनी बातों को रखने का, अपने आप को डिफेंड करने का, ठीक है। हाँ बेटा, डिफरेंस सिंपल सा ये होता है कि बेल के लिए आप अप्लाई करते हैं, आपके वकील अप्लाई करते हैं कि बहुत दिन से ये अंदर हैं और इनके खिलाफ इतने ठोस एविडेंस नहीं है और इनके बाहर आने से इस केस की प्रोसीडिंग में कोई खतरा नहीं आने वाला है, तो इनको बाहर कर दिया जाए। पेरोल में क्या कि आप जहाँ बंद हैं, जो आपका जेलर है, अगर वो ये लिख कर दे दे कि आपका चरित्र बहुत अच्छा है, आप अच्छे कैरेक्टर के हैं, जब से आप जेल में बंद हैं यहाँ पे अच्छे से चक्की पीसिंग एंड पीसिंग कर रहे हैं, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, तो आपको इन चीज़ों को देखते हुए कुछ समय के लिए बाहर जाने की अनुमति दी जा सकती है। या हो सकता है आपकी मेडिकल कंडीशन अच्छी ना हो, या आपके घर में जो लोग हैं वो बहुत बीमार हैं और आप अपने घर के अकेले इकलौते लड़के थे या काइंड ऑफ ब्रेड अर्नर थे, या किसी का अंतिम संस्कार करने जाना है, समथिंग लाइक दैट। ऐसे किसी केस में आपको कुछ दिन के लिए बाहर किया जा सकता है, ठीक है। तो जो पैरोल में बाहर आ जाते थे संजय दत्त वगैरह, तो आप देखते थे वो अंदर जेल में फुटेज आती थी कि कुर्सियाँ उर्सियाँ बना रहे हैं बढ़िया, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, सबको खिला पिला रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जेलर साहब ये लिख कर दे सकते हैं कि हाँ भाई इनको कुछ दिन के लिए आप क्या कर दें, बाहर जाने की अनुमति मैं देना चाहता हूँ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और एक बार आप जब सज़ा काटना शुरू कर देते हैं तो उसमें सज़ा आपकी कम भी की जा सकती है। मान लीजिए किसी को अगर 8 साल की सज़ा हो चुकी है, 8 ईयर्स, ठीक है, एक बार जब वो 8 ईयर्स की सज़ा काटना शुरू कर देता है तो अब यहाँ पर थोड़ी बहुत पावर्स दी गई हैं स्टेट गवर्नमेंट को सज़ा माफ़ करने के लिए, सज़ा कम करने के लिए। लेकिन ये बोला गया है कम से कम सज़ा 14 साल की हो जानी चाहिए, उसके बाद आप ये काम करें। जैसे मैंने 8 साल का केस बोला तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी सज़ा मिल चुकी है, मान लीजिए आजीवन कारावास की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, या किसी को सज़ा मिली है 20 साल की, 30 साल की, 28 साल की, तो ऐसे केस में अगर वो व्यक्ति 14 साल की सज़ा काट ले, 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट कर ले, और उसका व्यवहार अच्छा रहे, उसका जो भी कैरेक्टर था जेल के अंदर वो अच्छा था, उसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं,
ऐसे केस में उसका जो लॉयर है वो एक एप्लीकेशन लिख कर जेलर से साइन कराकर पेश कर सकता है सरकार के सामने, और सरकार चाहे तो, कौन सरकार? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, सेंटर की नहीं, राज्य सरकार के पास प्रेजेंस वाला सब्जेक्ट रहता है, तो राज्य सरकार यहाँ पे चाहे तो उस व्यक्ति की सज़ा थोड़ी कम कर सकती है। मान लीजिए 20 साल की सज़ा थी आपकी, आपने 14 साल कर लिया, तो आपको तुरंत छोड़ सकती है राज्य सरकार, कह देगी ऑर्डर कि इनको तुरंत रिलीज कर दीजिए, इनका सज़ा हो गया पूरा, हम कम कर रहे हैं 6 साल, या 14 हो चुकी है, आपको 25 या 30 साल की मिली थी, इन्होंने कहा ठीक है 2 साल और रखिए फिर बाहर रिहा कर दीजिए, या आपको उम्र कैद मिली हुई, 14 साल आपने कर लिया, उसके बाद राज्य सरकार अगर चाहे तो आप को कम कर सकती है, या आपको तुरंत तत्काल प्रभाव से इमीडिएट इफेक्ट से छोड़ सकती है, लेकिन मिनिमम 14 ईयर्स होना चाहिए। आप कई बार मूवी में देखते होंगे, किसी को अगर 14 साल, किसी को अगर मूवी में दिया गया है ऐसे कि आपको मिलता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फिर भी वो भाई साहब 14 ईयर्स बाद बाहर निकल आते हैं। तो 14 साल कोई ये नहीं होता कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट 14 साल की होती है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार लोगों को ये भी मन में आता है कि जेल में जो एक दिन होता है वो 12 घंटे का होता है। कई कई जगह ऐसी मूवी में लिखा हुआ कि 12 घंटे का एक दिन होता है, मतलब एक दिन की सज़ा मतलब हो गया आपका 2 दिन, ठीक है ना, जबकि 24 घंटे का होता है, प्रॉपर 24 घंटे का ही होता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही होता है, जब तक तुम मरोगे तब तक तुम अंदर सड़ते रहोगे। 30 साल मतलब 30 साल ही होता है, 15 साल नहीं होता। लेकिन 14 साल का एक प्रोविज़न है कि अगर आपको सज़ा लंबी मिली है और आपने 14 साल काट लिए हैं, तो आपके केस को देखते हुए, आपके अंदर बदलाव को देखते हुए राज्य सरकार अगर चाहे तो सज़ा आपकी कम कर सकती है, या 14 ईयर्स होते ही तुरंत आपको छोड़ सकती है। इट्स अप टू दी स्टेट गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिख रहा है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन से नॉन डेमोक्रेटिक, गैर लोकतांत्रिक, नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, ठीक है ना। तो बोला गया इनमें से ऐसी कौन सी गवर्नमेंट्स हैं जो डेमोक्रेसी को नहीं शो करती, या जिनके अंदर लोकतांत्रिक रूप नहीं है, जनतंत्र नहीं है। डेमोक्रेसी मतलब क्या, पावर्स किसके हाथ में होनी चाहिए? लोगों के हाथ में होनी चाहिए, सिटीजन्स के हाथ में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे गवर्नमेंट्स के फॉर्म लिखे हैं, पूछा गया है कि इनमें से कोई ऐसा है क्या जो नॉन डेमोक्रेटिक हो। पहला है मोनार्की। मोनार्की समझते हो क्या होता है? किंग हो, राजा हो, ठीक है, एम्परर हो। उसके साथ साथ ये कुछ शब्द और लिखे हैं, पता नहीं आपको मतलब मालूम हो ना मालूम। ऑप्शन बी लग रहा है तुमको हुआ, तो क्यों वो नॉन डेमोक्रेटिक नहीं होता क्या? खैर, मोनार्की, ओलिगार्की, टेक्नोक्रेसी और थियोक्रेसी। तो अब ये 4 अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट्स हम डिस्कस करते हैं क्या क्या होती है। पूछा गया इनमें से कौन सी गवर्नमेंट जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक है, मतलब जनता के पास पावर नहीं है, पावर कुछ और लोगों के हाथ में है, ठीक है ना। देखो, या तो शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो, जैसे मोनार्की में होता है, तुम्हें दिखता है, या कुछ ही लोगों के हाथ में हो। अब वो कुछ ही लोग अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग बहुत रईस लोग हों, एलिट क्लास लोग हों वहाँ के, या वो कुछ लोग टेक्निकल लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, प्रोफेशनल्स हों, या वो कुछ लोग रिलीजियस हेड हों, जैसे आप देखते हैं वेटिकन सिटी पोप, ठीक है ना, ऐसे कई सारी कंट्रीज हैं। तो खैर, ये जो चारों हैं, ये चारों के चारों नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं। आइए डिस्कस करते हैं ये चारों हैं क्या। पहले तो पहले आप ये जान लीजिए कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जितने भी लोग उस देश में रहते हैं, आपने देखा था कि एक बाउंड्री होती है, उसके अंदर पॉपुलेशन रह रही होती है, ठीक है। तो जो लोग हैं, जो जनता है, उनके पास वोट करने का अधिकार है, तो वो जनता के पास अपनी एक आवाज़ होती है, वॉइस, और उस आवाज़ के दम पर जनता वोट डालती है और अपने लिए चुनी हुई सरकार लेकर आती है। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट की प्रणाली है विच इज़ इन विच ऑल द एलिजिबल सिटीजन्स, एलिजिबल मतलब पहली बात तो आपके पास एज हो, आप हैं वोट लिस्ट में ना हो, हाँ हाँ,
तो एलिजिबल सिटीजन का मतलब ये है कि पहली बात तो आपका नाम वोटर लिस्ट में हो, ये बात सही कह रही हैं आप। तो बताइए मेरा नाम ही ना हो तो कैसे डालूंगा? हाँ, वो तो सिटीज़न लिखा ही यहाँ पे मैंने, सिटीज़न ही होना चाहिए आपको, ठीक है। और वोटर लिस्ट हो, एज, ठीक है, पहले हमारे यहाँ 21 थी, बाद में घटा के 18 कर दी, कल को घटा के 15 कर दें, 14 कर दें, 2 साल कर दें, भरोसा नहीं सरकार का। मोदी जी कहें कि आजकल के बच्चे बहुत फ़ैन हैं मेरे, वोटिंग एज को कम कर दिया जाए। यही काम तो राजीव गांधी ने भी किया था ना। जब राजीव गांधी आए थे ही वॉज अ यूथ आइकन, लेकिन जो यूथ था वो 17, 18, 19, 20 साल का जो यूथ था वो वोट कैसे दे, क्योंकि उस समय वोटिंग एज क्या थी, 21। राजीव गांधी ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आ गए, स्लैश डाउन कर दिया, 21 से 3 काटा, कहा अब 18 साल तक के जो नवयुवक हैं, युवतियाँ, हमको वोट करेंगे। वोटर बेस बढ़ा लिया ना अपना। कल को मोदी जी कहें सब टिकटॉक वाले हैं, यही लोग वोट करेंगे मुझे, ठीक है ना। और कम कर दे तो 14 पे कर देंगे वोटिंग एज, क्या दिक्कत है, कुछ करना थोड़ी ना है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आना है, पास कर देना है, ठीक है। और सही बात है, देखिए आजकल के बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, मतलब मैच्योरिटी देखिए ना। अब आप लोग को लगता है फ़ोन चलाने भी कुछ साल पहले ही आया हो, छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े 2 फुट के भी नहीं हुए अभी, उनके हाथ में आईफोन होता है और वो कहीं ना कहीं कुछ कर रहे होते हैं उसमें, ठीक है ना। समय के साथ जब चीज़ें बदल रही हैं, बच्चे जल्दी मॉडर्न हो रहे हैं, तो वोटिंग एज भी घटा दो ना यार, 14 साल में वोट कर देंगे, क्या दिक्कत है। एनीवेज, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, इट अलाउज द पीपल टू पार्टिसिपेट इक्वली। आप देश के अगर नागरिक हैं, आप एलिजिबल हैं, आपके पास एक प्रॉपर एज है, और आप एक चीज़ और, सज़ा ना काट रहे हो कहीं, ऐसा ना हो आप जेल में बंद हो, सज़ा काट रहे हो, हाँ, आप पागल ना हो गए हो। अब मान लीजिए आप इनसेंट माइंड के हैं, ठीक है ना, आप अपने फैसले ले नहीं पाते, देश के फैसले कहाँ से ले पाएंगे, तो वोट नहीं डाल पाएंगे। या आप इस समय चक्की पीस रहे हैं अंदर, ठीक है, जेल में सज़ा काट रहे हैं, तो ये थोड़ी ना तुमको कहेंगे जाओ बाहर वोट डाल के आओ, नहीं, आप वोट नहीं डाल सकते, उस समय राइट टू वोट छिन जाता है आपसे, राइट टू वोट नहीं है। तो जब लालू जी तिहाड़ में थे चारा घोटाले के रूप में, तो उस समय इलेक्शन जो हुआ था उसमें वोट नहीं डाल पाए थे, राइट टू वोट आर्टिकल 326 छिन जाता है तुरंत आपसे, विद इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है। लेकिन जैसे आप बाहर होते हैं, रिहा होते हैं, वापस राइट टू वोट 326 रीस्टैब्लिश हो जाता है, तुरंत मिल जाता है आपको, ठीक है। एनीवेज, आगे देखिए। तो जो जनता होती है डेमोक्रेसी में, वो पार्टिसिपेट करती है या तो डायरेक्टली या अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा, ठीक है। देखो बेटा, डेमोक्रेसी 2 प्रकार की होती है, जानते हैं, अच्छी बात है। तो डायरेक्ट हमारे यहाँ है नहीं, हमारे यहाँ इनडायरेक्ट है, तभी हम कुछ लोग को चुनते हैं इलेक्शन के थ्रू, और वो चुने हुए लोग मतलब हमारे एमपी और एमएलए हमारे बिहाफ पे जाते हैं सदन में और हमारे लिए नियम कानून लॉस बनाते हैं, ठीक। ये लॉज वगैरह क्रिएट करते हैं, डेवलपमेंट का काम करते हैं, प्रपोजल्स लेकर आते हैं। लेकिन एक अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वहाँ पे कोई एक व्यक्ति या कोई पर्टिकुलर पार्टी ही या कुछ पर्टिकुलर लोग ही, उन्हीं के हाथ में सब कुछ शक्तियाँ होती हैं, बाकी लोगों के हाथ में कुछ खास होता नहीं है, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे मैंने कुछ कैटेगरीज लिखी हुई है, दिख रहा है, मोनार्की, ओलिगार्की, टेक्नोक्रेसी, थियोक्रेसी और अरिस्टोक्रेसी। ये सब के सब कैसे हैं, नॉन डेमोक्रेटिक, ठीक है, गैर लोकतांत्रिक प्रणाली है सरकार की। सबसे पहला देखिए क्या है, मोनार्की। मोनार्की मतलब राजा या रानी है, ठीक है, और सारी पावर्स किसके हाथ में होगी, एक सेंट्रलाइज्ड रूलर के हाथ में होगी, उसके हाथ में सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो जनरली द स्टेट इज रूल्ड बाय एन इंडिविजुअल एंड हु टिपिकली इनहेरिट्स दी थ्रोन बाय बर्थ, ठीक है ना। राजा या रानी वो जन्म से ही राजा और रानी है, ठीक है ना, वो बाय बर्थ वैसे ही है। तो जब तक है जान तब तक रानी जी, देखो ना अभी निपटी कुछ दिन पहले, तो मरते दम तक भी वो क्या थी, रानी थी ना। या तो वो खुद एब्डिकेशन ना कर दें, मतलब खुद ही राजपाट अपना त्याग दें, जो कोई नहीं करता, ठीक है, या जब तक उनकी लाइफ, तो ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में सब कुछ रहे, पूरी गवर्नमेंट या पूरी देश की कमान उसके हाथ में हो और सेंट्रलाइज तरीके से वो उस चीज़ को, देश को संभाल रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, मोनार्क। कैन बी अ किंग, कैन बी अ क्वीन, ठीक है। एक होती है ओलिगार्की।
इसमें क्या होता है, कुछ लोगों के पास पावर्स होती हैं, ठीक है ना। अब वो कुछ लोग कौन कौन होते, कुछ लोग होता है रॉयल्टी उनके पास हो, रॉयल फैमिली के हों, ठीक है, वेल्दी फैमिली के हों, या उनकी जो फैमिली टाइज, जो उनके संबंध हैं वो कुछ बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या एजुकेशन के नाम पे बहुत आगे हों, कॉरपोरेट सेक्टर के हों, मिलिट्री वाले लोग हों। मतलब देश में हर एक व्यक्ति के पास पावर नहीं, कुछ ही लोगों के पास पावर्स हैं जो बहुत आगे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, या उनके कॉन्टैक्ट्स या लिंक्स बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं, और यही लोग देश को चला रहे हैं। इन्हीं लोग के अकॉर्डिंग देश में फैसले हो रहे हैं, चाहे सामने से चाहे पीछे से, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ओलिगार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जनता की काम यहाँ पे नहीं हो रहा है, जनता के बिहाफ पे कुछ ही लोग हैं, कंसंट्रेशन ऑफ पावर उनके हाथ में है, शक्तियाँ उनके हाथ में हैं, और वही फैसले ले रहे हैं, ओलिगार्की। तो अब ओलिगार्की देखा जाए तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं चाइना का, ईरान का, रशिया का। यहाँ पे देखो कुछ ही लोगों के पास पावर है। अब आप तुम चाइना में भी देखो ना, चाइना बोलती है अपने आप को पीपल्स रिपब्लिक, लेकिन जो लीडरशिप वहाँ की है वो जनरली कुछ ही लोगों के पास है, दिख रहा है। और इधर शी जिनपिंग ने अपने ज़बरदस्ती फिर से प्लान बढ़ा लिया। रशिया में देखिए, पुतिन ने कहा जब तक मैं जीवित हूँ मैं ही रहूँगा, संविधान में क्या कर दिया, अमेंडमेंट, अपने आप को पावर दे दी। तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कुछ ही लोगों के पास या कुछ ही पार्टी के पास ही सारी पावर्स हैं, और जनता के पास बहुत ज़्यादा आवाज़ वहाँ पे है नहीं, पीपल के पास बहुत ज़्यादा वहाँ पर कैपेबिलिटी नहीं है अपनी मन की गवर्नमेंट चूज़ करने की। चाइना की सरकार, चाइना की जनता ये नहीं कह सकती हमें शी जिनपिंग नहीं चाहिए, जो बोलेगा वापस दिखेगा नहीं। रशिया में भी कोई नहीं कह सकता कि मुझे पुतिन नहीं चाहिए, हम चाहते कोई और आए, नहीं कह सकते। लेकिन हमारे यहाँ देखो, दिमाग चले ना चले पर मुंह बहुत चलता है हम लोगों का, सही बात है ना, मुंह बहुत चलता है, पोस्ट पे लिख बहुत देते हैं। एक आंसर लिखने को दे दो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन हाँ वो ट्विटर पे ट्वीट इतना कर देते हैं जैसे सबसे बड़े ऑथर बैठे हैं हमारे यहाँ। और ऐसे लोग को तुम अगर सिटीजनशिप इनकी छीन लो, इनको रशिया और चाइना भेज दो और कहो अब लिखो, अब बोलो, दिखेंगे नहीं दोबारा बेटा। सेंसरशिप इतनी खतरनाक वहाँ पे है कि आप कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ ना लिख सकते ना बोल सकते हैं। इतनी फ्रीडम सिर्फ इंडिया देता है, और कोई देश नहीं देता, नो अदर कंट्री। लेकिन वही घर की मुर्गी साग बराबर, जितना भी फ्रीडम दे दो तब भी कहेंगे फ्रीडम नहीं मिल पाती। तो हमेशा जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। जब तक आप अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करेंगे तब तक आप ये समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ क्या कमी है, कहाँ क्या ज़्यादा है, ठीक है। टेक्नोक्रेसी, ये देखिए इसमें क्या है कि ऐसी सरकार जहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है वो मैक्सिमम लोग टेक्निकली साउंड बहुत हैं, प्रोफेशनल्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, टेक्निकली एप्ट लोग हैं। यूएसएसआर में यही था। सोवियत में जो मैंने आप लोग को आईआर में पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में, सोवियत के जितने भी हेड्स आए थे मैक्सिमम हेड्स जनरली प्रोफेशनल इंजीनियर्स थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, क्योंकि उस समय यूएसए और रशिया में होड़ चल रही थी ना सोवियत में, आगे बढ़ने की, आर्म्स रेस करने की, न्यूक्लियर आर्म्स रेस करने की, नए नए गैजेट्स बनाने की। तो वहाँ के जो लीडर भी थे वो भी कौन थे, इंजीनियर्स थे जो नई नई चीज़ बनाना जानते थे। और टेक्नोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, एक्सपर्ट्स इन टेक्नोलॉजी, वुड बी इन कंट्रोल ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग, लाइक साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजिस्ट हु हैव नॉलेज, एक्सपर्टीज और स्किल्स, ठीक है। तो ऐसे जगह पे ये लोग होते हैं, ना कि पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन या इकोनॉमिस्ट। इनके अकॉर्डिंग काम नहीं चलता, काम चलता है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है, तो उसको कई बार रेफ़र किया जाता है कि जो सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन याद आ रहा है 1945 से 1991 तक, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर, ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सोवियत यूनियन बनना शुरू हुआ, फिर 1945 से 1991 कोल्ड वॉर का एरा शुरू हो गया था, ठीक है ना। तो इस समय कोल्ड वॉर के एरा के समय जितने भी लीडर्स सोवियत यूनियन के आए थे वो मैक्सिमम क्या थे, सब टेक्नोक्रेट्स थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, टेक्नीशियंस लोग थे, ठीक है। तो सोवियत लीडर्स like Leonid Brezhnev often have a technical background. In 1986, 89% of पोलिट ब्यूरो बेटा किसी भी एक ऐसी संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है। तो सोवियत यूनियन का भी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी था कि कौन कौन काउंसिल ऑफ मेंबर्स होंगे वहाँ पे जो डिसीजंस लेंगे, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना
COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट। तो वैसे ही आप मान लीजिए सोवियत का था पोलिट ब्यूरो। तो 1986 में एक डेटा इसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि उस काउंसिल के जो मेंबर्स थे उसमें से 89% मेंबर्स जो थे देवर इंजीनियर्स। तो उस ज़माने में इंजीनियर्स, देखो तब इंजीनियर्स पढ़े लिखे होते तब तो कोई बन जाता, ठीक है। तो लीडर ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो ज़माने में थे जनरली देवर प्रोफेशनल इंजीनियर्स। हाँ, तब डिग्री लेनी पड़ती थी, मिलती नहीं थी। अब तो बस आपने एनरोल करा लिया मिल ही जाएगी, क्योंकि जितने बच्चे नहीं ज़्यादा कॉलेज हैं, ठीक है ना। कहीं भी आपको कोई भी ऐसी डिग्री मिल सकती है, खड़े खड़े बैठे बैठे बिना जाए मिल सकती है। तो उस ज़माने में जब इंजीनियरिंग करना अपने आप में बहुत रेयर था, ठीक है ना, तो उस ज़माने में 89% लोग सोवियत के लीडर्स जो थे वो क्या थे, देवर प्रोफेशनल इंजीनियर्स, पढ़े लिखे लोग थे, कोई पॉलिटिशियन वगैरह लोग नहीं थे वहाँ पर बैठे हुए, ठीक है। तो इसीलिए इसको एग्जाम्पल दे सकते हैं किसका, टेक्नोक्रेसी का। ये देख लीजिए थियोक्रेसी, ये नाम सुना है, क्या होता है ये, क्या बेटा? हाँ, मतलब यहाँ पर सीधे कोई एक रिलीजियस हेड जो है, कोई धार्मिक गुरु जो है, या किसी धर्म से प्रेरित होकर, किसी रिलीजन से इन्फ्लुएंस होकर रूल किया जा रहा है, ठीक है ना। उस रिलीजन के इर्द गिर्द सरकार अपना काम कर रही है। जो भी गवर्नमेंट है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के अकॉर्डिंग से काम कर रही है, ठीक है। तो इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the official policy of the government is governed by immediate divine guidance। मतलब कुछ डिवाइन शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, गॉड है कोई, और उनके थ्रू जो उनके गॉड के जो लोग हैं, मतलब धर्मगुरु टाइप के लोग, ठीक है, तो उनको ये ऐसा लगता है कि दे आर डिवाइनली गाइडेड। डिवाइनली गाइडेड मतलब ऊपर वाले ने ये बोला है ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। और इज परसुएंट टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस ग्रुप, या जो वहाँ की सरकार है या जो लोग हैं वो परस्यू कर रहे हैं, फॉलो करते हैं सिद्धांत किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की या एक रिलीजियस ग्रुप है वो, ठीक है। जैसे आप देखिए वेटिकन सिटी वगैरह में जो पोप साहब हैं वो एक रिलीजियस हेड ही हैं, उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे काम चलता है। ऐसी जितनी इस्लामिक स्टेट्स हमारे यहाँ, मिडिल ईस्ट जितनी कंट्रीज़ हैं, ईरान वगैरह देख लीजिए आप, अफगानिस्तान वगैरह देख लीजिए आप, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिलीजन के अकॉर्डिंग काम होता है। रिलीजन को बीच में रख के पॉलिसी बनाई जाती है, चाहे वो शरिया लॉ हो। वहाँ का जो पीनल कोड भी जो है, जो पेनल्टी या पनिशमेंट दिया जाता है वो रिलीजन के आधार पे दिया जाता है, मतलब रिलीजन को बीच में रख के सारे काम हो रहे हैं। तो ऐसी गवर्नमेंट को भी हम क्या कहते हैं, थियोक्रेटिक गवर्नमेंट कह देते हैं, ठीक। एक होता है अरिस्टोक्रेसी। ये भी आप कह सकते हैं कि कुछ कंट्रीज़ में जो वेल्दी लोग हैं, एलीट क्लास लोग हैं, ठीक है, जिनके पास पहुंच है, पैसा है, पावर है, कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक, तो ऐसे लोगों के हाथ में ज़्यादा पावर रहती है। अरिस्टोक्रेसी जो हैं, अरिस्टोक्रेट्स आर कनेक्टेड टू रॉयल फैमिलीज। जनरली इनका जो आप कह सकते हैं जो उनका कनेक्शन है वो रॉयल फैमिलीज होते हैं। हमारे यहाँ मान लीजिए जो नवाब साहब अभी लोग हैं, उनके जो बच्चे बचे हुए हैं हमारे यहाँ, ठीक है। आप देखिए इनको, सिंधिया का नाम सुने, ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह, पहले क्या थे लोग, राजा साहब थे यार, और क्या, सैफ अली खान पतौदी, ठीक है ना, नवाब के बेटे। तो किसी कंट्री में अगर जो कुछ ऐसे वेल्दी लोग हैं जो पहले ज़माने में उनके फादर या फोर फादर्स जो थे, ग्रैंड फादर जो भी, वो क्या थे, रॉयल फैमिली के थे। रॉयल फैमिली समझते हो ना, क्या, राज परिवार के थे, राजघराने के थे, राजा या नवाब या ऐसे थे, ठीक है। तो अगर वो लोग पॉलिटिक्स में हैं इस समय इन्वॉल्व और उनके अकॉर्डिंग सारे काम हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी। जैसे हमारे यहाँ भी कुछ लोग जो पार्टी में हैं वो उनके रॉयल टाइज हैं। रॉयल टाइज मतलब उनके लिंक्स हैं कहाँ, रॉयल फैमिली से जुड़े हुए लोग, ठीक है। तो अगर किसी कंट्री में मैक्सिमम जो लोग हैं वो एलीट क्लास लोग काम करते हैं, रॉयल फैमिली के लोग हैं और वही इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग वगैरह में, तो उसको हम क्या कहते हैं, अरिस्टोक्रेसी। लेकिन अगर सिटीजन्स उनको चुन कर लेकर आ रहे हैं तो फिर इसको आप अरिस्टोक्रेसी नहीं कहेंगे, क्या बोल देंगे इनको, डेमोक्रेसी। जैसे हमारे यहाँ क्या है, भले रॉयल टाइज लोगों के पास हैं लेकिन वो सिर्फ उसके दम पे नहीं आते हैं, उनको कौन चुनता है, सिटीजन्स चुनते हैं, ठीक है।
ओलिगार्की में भी ऐसा ही होता है कि वहाँ भी कुछ लोग के पास पावर्स होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो जो लोग हों उनके पास रॉयल फैमिली से कोई कनेक्शन हो। ओलिगार्की में क्या था, चाहे आप वेल्दी हों, चाहे आपके कॉन्टैक्ट ज़्यादा हों, ठीक है ना, हाँ, पोजीशन हो, लिंक्स हों, कुछ ही लोगों के पास पावर होती है। जैसे आपने एग्जाम्पल में आपने देखा था चाइना, रशिया, ठीक है, ओलिगार्की वहाँ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड, पढ़ा है, मौलिक कर्तव्य। इसको देखिए, नाइनटीन 76 में मैडम इंदिरा गांधी ने एक कमेटी बनवाई थी, एक समिति बनवाई थी, और उसका काम दिया था कि आप संविधान को पढ़िए और बताइए कहाँ कहाँ अमेंडमेंट करने की गुंजाइश है। रीड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेल मी द प्लेसेस वेर एवर अमेंडमेंट इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो इस कमेटी को हेड कर रहे थे स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह, मैडम के अपने डिफेंस मिनिस्टर। तो उन्हीं के नाम पे कमेटी का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। 1976 में बनाई गई थी, और उस कमेटी ने कई सारे अमेंडमेंट्स प्रपोज किए, बताया कि यहाँ यहाँ मैडम आप चेंज कर सकती हैं। और इसी के साथ ही साथ पेश हुआ 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संवैधानिक संशोधन, याद आ रहा है। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जब आया था तो उससे पहले एक कमेटी बन चुकी थी। इस कमेटी ने वो हिस्से खोजे जहाँ जहाँ चेंजेस किए जा सकते हैं। तो आपने देखा प्रिएम्बल में चेंज हुआ था, कुछ 3 शब्द ऐड हुए थे, कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द ऐड किए गए थे। इसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और ऐड हुई थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड की गई थी, याद आ रहा है। तो ये क्वेश्चन स्पेशली इस कमेटी के बारे में ही है, और उस कमेटी ने जो फैसले लिए फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं और पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं, करेक्ट हैं। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट सामने हैं। ऑल द ड्यूटीज़ रिकमेंडेड बाय द कमेटी वर इंक्लूडेड अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस कमेटी ने कुछ मौलिक कर्तव्य सुझाए थे, उनका प्रस्ताव दिया था, और वो सारे के सारे ड्यूटीज़ को इंसर्ट करा दिया गया था एज फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो ये कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था ड्यूटीज़ के बारे में, दिस कमेटी प्रोवाइडेड दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी शुड बी केप्ट आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इस कमेटी ने ये भी बोल दिया था कि मौलिक कर्तव्यों को क्रियान्वयन कराने के लिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे उठाए जाएंगे, और वो चीज़ों को जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा जाएगा। जुडिशियल रिव्यू जानते हो क्या होता है, क्या? जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड समटाइम्स हाई कोर्ट टू रिव्यू एनी लॉ। ठीक है ना, जो भी कानून बना दिया गया है उसको चेक करता है सुप्रीम कोर्ट कि ये लॉ हाँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, असंवैधानिक तो नहीं है, या अगेंस्ट बेसिक स्ट्रक्चर तो नहीं है। अगर ऐसा पाता है तो उस लॉ को नल एंड वॉइड कर देता है, ठीक है ना, अवैध साबित कर देता है, इनवैलिड कर देता है। तो बोला गया है कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ टू बी केप्ट आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कि ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट सरकार करवाएगी और इसके खिलाफ आप जुडिशियल रिव्यू नहीं करवा सकते। ठीक है, और पहला क्या था, ऑल ड्यूटीज़ recommended by the committee were included। तो सारा नहीं था बेटा, आपको दिखता होगा कि 1976 में जब ड्यूटी डाली गई थी तब 10 ड्यूटीज हमारे पास थी, और बाद में एक और ऐड कर दी गई थी। तो एज ऑफ नाउ हमारे पास कितनी है, 11। लेकिन 1976 में 10 ऐड की गई थी, और 10 नहीं थी, कुछ और ड्यूटीज़ भी प्रपोज किया गया था कमेटी के द्वारा, पर मैडम जी ने नहीं माना उनको। मैम ने कहा ये बहुत दिक्कत वाला काम हो जाएगा, मत करो।
ठीक है, अभी देखते हैं क्या ड्यूटीज़ थी। तो सब की सब ड्यूटीज़ नहीं हुई थी। दूसरा क्या है, इट प्रोवाइडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज टू बी केप्ट आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये बात सही थी, ये बात सही थी, ये बात गलत थी। अरे आज बाहर है ना, मैं कह रहा हूँ इस कमेटी ने, दिस कमेटी प्रोवाइडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज टू बी केप्ट आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी ने कहा था कि मौलिक कर्तव्यों को जब हम पालन करवाएंगे लोगों से, तो उसके लिए जो भी स्टेप्स उठाए जाएंगे वो हम करेंगे, और कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट भी जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा। ये बात सही थी। ये अपने आप में बहुत ख़तरनाक बात है। मतलब सुप्रीम कोर्ट की पावर यहाँ पे छीनने का काम किया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने। बोल दिया था कि जो मैम हम लोग ड्यूटीज़ बताने जा रहे हैं सिटीजन्स को फॉलो करना होगा, और सुप्रीम कोर्ट कभी भी हमारे इस इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में इंटरवीन नहीं करेगी, हमसे कहेगी नहीं कि तुम आप ऐसे इम्प्लीमेंट क्यों करवा रहे हैं या ऐसा क्यों नहीं करवा रहे हैं। और ये बात सही थी। बात अलग है, मैम ने बाद में कहा कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ इस कमेटी ने इस बात को कह दिया था। समझ पा रहे हो इसको? तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। तो देखिए, स्वर्ण सिंह कमेटी 1970 में बनाई गई थी संविधान को पढ़ने के लिए और सजेस्ट करने के लिए कि कहाँ कहाँ चेंजेस अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। इसीलिए इस कमेटी का एक नाम और भी दिया गया है, कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, और इसी कमेटी के द्वारा पार्ट 4A भी बनाया गया था। पार्ट 4A आर्टिकल 51A, ठीक है, उसमें क्या डाला गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मैक्सिमम जितनी ड्यूटीज़ इन्होंने बताई थी मैडम ने मान ली, लेकिन कुछ को नहीं माना, मतलब कुछ को इंसर्ट नहीं करवाया। तो वो ड्यूटीज़ कौन कौन सी थी जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने तो दी थी, पर इंदिरा गांधी ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा और उसको इंसर्ट नहीं करवाया। तो वो ये ड्यूटीज़ थी। नंबर 1, to respect every democratic institution mentioned in the constitution and to avoid doing anything that may impair their dignity and authority। मतलब ये आपका पहला एक बता दिया था कि ड्यूटी होगा सबका नागरिक का कि हमें रिस्पेक्ट देना है हर एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को, हर एक विभाग, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, जहाँ पे लोगों द्वारा चुने हुए लोग बैठे हैं, चाहे वो पंचायत भवन हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो ऐसे हर एक विभागों को हमें रिस्पेक्ट करना है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे इन विभागों की जो डिग्निटी है, ऑनर है या मान सम्मान है, उस पर कोई ठेस पहुँचे। तो मैडम ने कहा नहीं ये मत करो, हटा दो उस चीज़ को, क्योंकि जब आप अनशन पे बैठते हैं, कहीं खड़े चिल्लाते हैं हमारी मांगे पूरी करो, पुतला फूंक देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो आप वही काम कर रहे हैं जिससे इन अथॉरिटीज़ की डिग्निटी पे चोट पहुंच रही है। यही हो रहा है ना। इसका मतलब ये ड्यूटी अगर लगा देंगे तो आपका राइट टू प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। पीसफुल प्रोटेस्ट, अपनी मांगे मांगने के लिए हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे ड्यूटी दे दी कि हमें रिस्पेक्ट करना है हर इन चीज़ों को, और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, अवॉइड डूइंग एनीथिंग जिससे इन विभागों की मान मर्यादा या सम्मान पे कोई ठेस पहुँचे। तो ये फिलहाल ये चीज़ नहीं हुई, इसको हटा दिया गया। ऐसे ही बोल दिया गया टू पे द टैक्सेस एज रिक्वायर्ड बाय द लॉज ऑफ द लैंड। मतलब देश में जो भी कानून बनाया जाएगा उसके द्वारा हर एक व्यक्ति को टैक्स देना अनिवार्य है, देना होगा, ड्यूटी देनी होगी। तो ड्यूटी थी हमारी टैक्स पे करने की, ये भी मैम ने कहा रहने दो, हटाओ। अगर ये होती तो हम सबको भी टैक्स देना हमारा क्या बन जाता, फंडामेंटल ड्यूटी। अभी नहीं है, इट्स नॉट आवर ड्यूटी टू पे टैक्स। हाँ, अगर हम एक पर्टिकुलर टैक्स स्लैब में आते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ता है, वरना हम पे पेनल्टी पड़ जाती है, लेकिन एज सच ड्यूटी वाला नाम कहीं मेंशन नहीं है। ठीक, और देखिए, पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर दोज हु रिफ्यूज टू अबाइड बाय एनी ऑफ द मेंशन ड्यूटीज़। और कहा देश में कोई भी व्यक्ति अगर अपनी इन ड्यूटीज़ को ना माने, इनको अबाइड ना करे, इनके अकॉर्डिंग काम ना करे, तो इन ड्यूटीज़ को ना मानने की वजह से पार्लियामेंट जो है, लोकसभा राज्यसभा,
एक बिल पास करके कोई भी पेनल्टी, कोई भी पनिशमेंट दे सकता है इन लोगों को, जबकि पनिशमेंट देने का काम किसका है? जुडिशरी का है, न्यायालय का है। लेकिन यहाँ पर पनिशमेंट देने का काम संसद ने अपने हाथ में लेने की बात कर दी थी। तो ये प्रस्ताव भी किसने दिए थे? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने। मैडम ने इनको एक्सेप्ट नहीं करवाया। और एक बात और ख़तरनाक बोल दी थी इस कमेटी ने कि द कमेटी रिकमेंडेड दैट नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनल्टी और पनिशमेंट। मतलब अगर पार्लियामेंट ने कोई भी ऐसा लॉ बना दिया जिसके द्वारा पार्लियामेंट पेनल्टी दे रही है, फाइन लगा रही है या पनिश कर रही है किसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने अपनी ड्यूटी को नहीं निभाया है, तो अगर फंडामेंटल ड्यूटी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए पार्लियामेंट अगर कोई भी पेनल्टी या कोई लॉ बनाती है जिसके द्वारा पनिशमेंट देती है किसी व्यक्ति को, तो ऐसे लॉ पे कोई भी प्रश्न उठाएगा नहीं और कोई भी कोर्ट इसको चैलेंज नहीं कर पाएगा और इस लॉ का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन था या जो भी लॉ बनाया जाएगा ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, जो भी पनिशमेंट दी जाएगी, उस पनिशमेंट को आप चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर सज़ा सुना दी गई मुझे कि सर आपने टैक्स नहीं पे किया, चलिए जेल में 6 साल सजा है, अब मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, ना मैं हाई कोर्ट जा सकता हूँ, ना मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ, इनफैक्ट कोर्ट भी इंटरवीन नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो उस चीज़ को? और ये भी लिख दिया कि भले इस पनिशमेंट के द्वारा किसी व्यक्ति का वायलेशन हो रहा हो मौलिक अधिकारों का भी, फिर भी आप कोर्ट नहीं जाएंगे और कोई भी कोर्ट कुछ बोलेगा नहीं। सोचो, इतना खतरनाक लॉ बना दिया था। सरदार जी उस समय थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल हो गए थे शायद, कुछ भी लिखे जा रहे थे। मैडम ने कहा नहीं रहने दो, वैसे भी मैंने इस समय क्या लगा रखा हुआ है, एमरजेंसी। ये तब की बात है जब देश में इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई थी, आंतरिक आपातकाल, ठीक है ना। मैम ने कहा इतना ही बहुत है यार, कहाँ परेशान करोगे सब जगह, छोड़ो हटाओ। इसका मतलब दिस कमिटी प्रोवाइडेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ड्यूटीज टू बी केप्ट आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो स्टार्टिंग में जब ड्यूटीज ऐड की गई तो तब वो कितनी थी? 10 थी। और बाद में 2002 में एक और अमेंडमेंट हुआ, 86th अमेंडमेंट, और उसके थ्रू एक और ड्यूटी ऐड कर दी गई। और अब हमारे पास टोटल कितनी है? 11। तब से लेकर अब तक कुछ बढ़ाई नहीं गई है। कल को कभी भी एक और अमेंडमेंट पास करके एक और ड्यूटी बनाई जा सकती है। तो एज ऑफ नाउ टिल डेट वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में लिखा गया था इस कमेटी के द्वारा, लेकिन इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। दे वर नॉट एक्सेप्टेड बाय दी देन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। ठीक है, समझ पाए इस चीज़ को? तो इस क्वेश्चंस की हेल्प से आपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में कुछ चीज़ें जान ली, ड्यूटीज़ के बारे में। इस क्वेश्चन की हेल्प से आपने डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में जान लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन की हेल्प से आपने ये जान लिया कि नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय क्या होता है, और कई सारे मौलिक अधिकार इसी प्राकृतिक न्याय पे ही बेस्ड हैं। और इस क्वेश्चन की हेल्प से आपने ये देख लिया कि जो राइट्स हमारे हैं वो कहाँ कहाँ से इंस्पायर्ड होकर बनाए गए हैं। और फाइनली इस क्वेश्चन की हेल्प से आपने ये देख लिया कि विधानसभा के पास क्या कोई पावर है संविधान में चेंज करने की या नहीं है। ठीक है, फाइन। तो ये था आपका आज का डिस्कशन का पार्ट 1। ऐसे ही नेक्स्ट सैटरडे स्पेशल सेशन में फिर से हम और आप मिलेंगे और पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। वहाँ भी कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से पॉलिटी इन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे।